मैं सिधा को एक छोटे से टीले के पीछे ले गया, जहां से मंदिर वाली चौकी ज्यादा दूर नहीं थी। बंकर और लंगर खाने की बत्तियां रोशन हो चुकी थी। दरख्तों के नीचे जो नया कमरा बना था और जिसमें नौरीन कैद थी, उसकी अकबी दीवार हमारी तरफ थी। अकबी दीवार के कोने पर भी एक बल्ब जल रहा था। मैंने एक तरफ इशारा करके कहा, सिधा वो सामने वाली बत्ती बंकर की है, जहां सूबेदार मेजर बैठा है। उसके बाहर दाएं जानिब मशीन गन का मोर्चा है। सामने वाली बत्ती लंगर खाने की है। सबसे पीछे और हमारे करीब जो दीवार पर बल्ब जल रहा है, उस जगह मेरी रिश्तेदार नौरीन तैद है। सिदा की सांप जैसी आंखें अंधेरे में भी बड़े एतमाद से एक एक चीज का जायजा ले रही थी। उसने पूछा, इस कमरे के बाहर कितने सिपाही पहरा देते हैं? मैंने उसे बताया कि कमरे का दरवाजा दूसरी जानिब है और दरवाजे के बाहर 2 संतरी ड्यूटी पर होते हैं। उसने पूछा, इसके अलावा तो कहीं मशीन गन नहीं है? मैंने कहा, मेरे मुशाहिदे के मुताबिक तो किसी दूसरी जगह मशीन गन पोस्ट नहीं। सिदा मुस्कुरा दी, और अगर दूसरी मशीन गन निकली तो वो मेरे सारे आदमियों को भून कर रख देगी। मगर रघु, तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ। वो मुझे वापस ले आई। घास के मैदान में से गुजरते हुए उसने बताया कि वो एक गोली चलाए बगैर इस चौकी को फतह करना चाहती है। मैं उसका मुंह तकने लगा। वो बोली, रघु, ये जगह रखेलपुर वाली बड़ी चौकी से ज्यादा दूर नहीं है। जहाँ गोलियां चली तो वहां तक इन धमाकों की आवाज जरूर पहुंचेगी और सूबेदार मेजर भी पीछे इत्तला कर देगा कि चौकी पर हमला हुआ है। वहां से भारी कुमक पहुंच जाएगी और हमारा मिशन नाकाम हो जाएगा। सिदा एक इंतहाई तजुर्बाकार जर्नैल की तरह बातें कर रही थी। मैंने इस नुक्ते पर गौर ही नहीं किया था। मैंने पूछा, फिर तुम अपना गिरोह क्यों साथ लाई हो? सिदा बोली, मेरा ख्याल था कि ये चौकी रखेलपुर कमांड पोस्ट से ज्यादा दूर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे अचानक हमला करने से तुम्हारी नौरीन को निकालते निकालते रखेलपुर से फौज के दस्ते जहां पहुंच जाएंगे। मैं इसी मकसद के लिए अपने वफादार सांपों की पटारी साथ लाई हूँ। उसके बाद सिद्धा ने मुझे अपना सारा मंसूबा समझा दिया। गिर के जंगल में दाखिल होते होते रात गहरी हो गई थी। डाकू अंधेरे में दरख्तों के दरमियान पड़े थे। किसी जगह मोमबत्ती की रोशनी भी नहीं हो रही थी। भगवा डाकू अंधेरे से निकल कर आ गया। सिद्धा ने उसे हाथ के इशारे से वापस अपने पहरे पर जाने को कहा और अपने घोड़े पर बंधी सांपों की पटारी लेकर मेरे पास आ गई। उसने अपनी जैकेट की जेब में से एक रुमाल निकाल कर उसे मेरे बाजू पर रगड़ा और फिर सांपों की पटारी का ढकना उठाकर उसे अंदर डाल दिया। अंधेरे में मुझे सांपों की फुनकार की आवाज सुनाई दी। सिद्धा ने रुमाल बाहर निकाला और पटारी बंद के बोली, अब इन सांपों ने तुम्हारे जिस्म की बू ले ली है। इस रुमाल में मेरे जिस्म की बू भी शामिल है। अब ये सांप तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। इन्हें मेरे गिरोह के सारे आदमियों की बू का भी एहसास है। ये आदमखोर सांप है। सांप आदमी को उस वक्त तक नहीं डसता जब तक के आदमी उस पर हमला न करे, लेकिन इन सांपों को मैंने खासी तरबियत दे रखी है। ये इंसान के दुश्मन हैं और उसकी बू पर लपकते हैं, और जब तक उसे डस कर हालात न कर दें तब तक चैन नहीं लेते। इन्हें सिवाय मेरे आदमियों और अब तुम्हारे हर इंसान के खून की प्यास रहती है। जो काम मेरे साथियों की राइफलों ने करना था, अब वो काम ये मेरे वफादार सांप साथी करेंगे। अब तुम मेरे साथ आओ। मुझे सिद्धा के उस सांपों वाली स्कीम पर कोई ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन मैं उसके आगे इनकार भी नहीं कर सकता था। इलावाजी मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। मैं खामोशी से उसके साथ चल दिया। इस बार जब हम रात के अंधेरे में ऊंची ऊंची हाथी छुपा घास वाला मैदान अबूर कर रहे थे, तो हमारे साथ सांपों की पटारी भी थी, जिसमें इंतहाई मोहलक 12 आदमखोर सांप थे। मैदान में चलते चलते आखिर हम उस जगह पहुंच गए जहां बैठकर मैंने सिद्धा को इंडियन आर्मी की चौकी और नौरीन के क्वार्टर का मुशाहिदा करवाया था। आर्मी पोस्ट की बत्तियां उसी तरह रोशन थी। किसी संतरी की आवाज रात के सुकूत में उभरी। वो अपने किसी साथी को पुकार रहा था। सिद्धा ने सांपों की पटारी घास पर रख दी। वो आलती पालती मारकर बैठ गई। उसने सांपों की पटारी को खोला तो 12 के 12 सांप फुनकारने लगे। शायद उन्हें कुछ फासले पर पोस्ट के 15-16 फौजियों के खून की बू आ रही थी। सिद्धा बोली, मेरे सांपों ने फौजियों की बू पाली है, अब ये उन्हें डसने को बेताब है। उसने सांप की पटारी हाथों में उठा ली। उसका रुख फौजी पोस्ट की तरफ किया और उन्हें अंधेरे में घास पर उलट दिया। सांप घास में गायब हो गए। सिद्धा ने कहा, अब ये सांप इंसानों की बू पर उन फौजियों के पास पहुंच जाएंगे जो पोस्ट पर मौजूद हैं। हो सकता है इनमें से कुछ मारे भी जाएं, लेकिन ये किसी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये इंसान का खून पीने में बड़े वहशी हैं। ये चाहे खुद मर जाएं, लेकिन फौजियों को डसकर उनके खून के चंद कतरे पीने में जरूर कामयाब हो जाएंगे। मैंने पदरे परेशान होकर कहा, फिर तो ये नौरीन को भी डस लेंगे। सिद्धा बोली, नौरीन के कमरे का दरवाजा रात को बंद होगा। ये बाहर वाले फौजियों को ही डसेंगे, बंद कमरे में दाखिल नहीं होंगे। सिद्धा के पास उसकी 303 की राइफल मौजूद थी। नौरीन को डसने के एहतमाल का ख्याल उसे भी नहीं आया था। जवाब तो उसके पास मौजूद था, मगर वो परेशान सी हो गई।
बोली भगवान न करे कि तुम्हारी नौरीन के क्वार्टर का दरवाजा खुला हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा तुम इस जगह घास में छुपे रहना, मैं अभी आती हूँ। इससे पहले कि मैं सिधा को रोकूं, वो एक चीते की तरह छलांग लगाकर मेरी नजरों से गायब हो चुकी थी। मैं अंधेरी रात में कुछ फासले पर लगे उस बल्ब को तक रहा था जो नौरीन के क्वार्टर की दीवार के अकब में जल रहा था। सिधा उसी तरफ गई थी। मुझे मालूम था कि चूंकि गर्मियों का मौसम है, इसलिए जिन फौजियों की ड्यूटी नहीं होगी वो और सूबेदार मेजर बैरक के बाहर ही कैंप काटों पर सो रहे होंगे। खुदा न करे कि नौरीन के क्वार्टर के दरवाजे में सलाखें लगी हों, फिर तो ये आदमखोर सांप सलाखों में से अंदर चले जाएंगे। मैं दिल ही दिल में नौरीन की जिंदगी के लिए खुदा से दुआएं मांगने लगा। मैं हमतंगोश था। एक मर्गालूद सन्नाटा चारों तरफ तारी था। किसी वक्त दूर जंगल की जानिब से किसी अजीब से जानवर के बोलने की आवाज आ जाती। खुदा जाने थोड़ी देर बाद फौजी चौकी की तरफ क्या होने वाला था। सांप सोए हुए फौजियों को डसकर पहरे पर खड़े संतरियों की तरफ बढ़े और उन्होंने रोशनी में सांपों को देख लिया तो वो गोली चला देंगे। कहीं सिधा ने जवाबी फायर किया तो वहां शोर मच जाएगा और नौरीन की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। कोई वाज़ेह तस्वीर मेरे सामने नहीं आ रही थी। बहरहाल कुछ न कुछ होने वाला था। मुझे अपने दिल के धड़कने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सांपों और सिधा को गए 10-12 मिनट गुजर चुके थे। फिर अचानक चौकी की तरफ से एक चीख की आवाज बुलंद हुई। उसके साथ ही फायर का धमाका हुआ। उसके जवाब में 3 फायर हुए और फिर सन्नाटा तारी हो गया। ये सन्नाटा गोलियों के धमाकों से ज्यादा दहशतनाक था। न जाने वहां क्या हो चुका था। मैं उधर जा भी नहीं सकता था। अगर कोई फौजी वहां मुझे देख लेता तो मैं वापस कैप्टन सिंह के पास नहीं जा सकता। मैं अपनी जगह दुबका बैठा रहा। सांपों की खाली पटारी मेरे पास ही पड़ी थी। पोस्ट की जानिब से मशीन गन चलने की आवाज नहीं आई थी और दोबारा राइफल का फायर भी नहीं हुआ था, जिसका मतलब यही था कि सांपों ने अपना काम कर दिया था। मेरा दिल इस खौफ से लरज रहा था कि कहीं सांपों ने नौरीन को भी ना डस लिया हो। फुनकारों की आवाज आई। मैं पीछे हट गया। सितारों की फीकी रोशनी में मुझे कुछ सांप तेजी से घास पर रेंगते नजर आए। वो पटारी में घुस गए। सांप अपना मिशन पूरा करके वापस आ रहे थे। मेरी आंखें नौरीन के क्वार्टर की तरफ लगी थी। अकबी दीवार वाला बल्ब उसी तरह रोशन था। वहां एक मुहीब सन्नाटा छाया था। फिर मुझे 2 इंसानी साए भागते हुए अपनी तरफ आते नजर आए। मेरा दिल धड़क उठा। मैं आंखें फाड़े देख रहा था। साए करीब आए तो मैंने सिथा को पहचान लिया। उसके साथ एक दुबली पतली लड़की थी जो झुकी झुकी भाग रही थी। मेरी जान में जान आई। ये यकीनन नौरीन ही थी। सिथा मेरे पास आकर बैठ गई। रघु, ये लो तुम्हारी अमानत। दूसरी लड़की भी घास पर बैठ गई। मैंने उसे उर्दू में सवाल किया, तुम नौरीन हो? लड़की ने घबराई हुई आवाज में कहा, हाँ। सिथा ने मुंह से एक बार सीटी की आवाज निकाली, फिर बोली, 2 सांप मर गए हैं। नौरीन का रंग जर्दी माइल था। चेहरे के नक्श अंधेरे में धुंधले दिखाई दे रहे थे। उसने साड़ी जिस्म के गिर्द लपेट रखी थी। सर के बाल शानों पर रिब्बन से बंधे थे। वो अभी तक परेशान सी लग रही थी। उसने पूछा, तुम लोग कौन हो? मैंने उर्दू में कहा, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम फिक्र न करो। उसने खुश्क आवाज में कहा, मेरे डैडी कहाँ हैं? मैंने कहा, वो भी आ जाएंगे। सिदा बोली, अब बाकी सांप नहीं आएंगे। चलो रघु, यहाँ से निकल चलना चाहिए। कोई फौजी वहाँ जिंदा नहीं है। सिदा ने सांपों की पटारी उठाई और आगे आगे चल दी। नौरीन को मैंने एक बार फिर हौसला दिया और अपने साथ लेकर चलने लगा। वो अभी तक घबराई हुई थी। दुश्मनों की तैद से निकल आने पर उस पर खौफ और खुशी के मिले जुले जज्बात का असर था। मैंने उसकी ठंडी कलाई पकड़ रखी थी और इसलिए जंगल के किनारे की तरफ तेज तेज चल रहा था। उसने नहीफ लहजे में पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे दोस्त हैं, बस चलो। जंगल में दाखिल होते ही भगवा डाकू और दूसरे डाकुओं ने हमारा खैर मकदम किया। सिधा ने भगवा से कहा, भगवा, घोड़ों पर सवार हो जाओ, हम वापस अपने ठिकाने पर जाएंगे। एक घोड़ा इस लड़की के लिए ले आओ। थोड़ी देर बाद मैं, नौरीन, सिधा और उसके गुरोह के डाकू घोड़ों पर सवार गिर के घने जंगल में से गुजर रहे थे। हम सब खामोश थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सिर्फ घोड़ों के टापों की आवाज आ रही थी। जंगल से निकले तो रात के अंधेरे में ऊंची नीची टेकरियों वाला मैदान सामने फैला हुआ था। ये मैदान व्यू बूर कर गए। अब सामने तिराई के जंगलों का घना सिलसिला शुरू हो गया था। जब हम लोग तिराई के जंगल वाली कमीनगाह में वापस पहुंचे तो रात का पिछला पहर हो चुका था। डाकू घोड़ों को लेकर दरख्तों में चले गए। मैं और सिधा नौरीन को लेकर गार में आ गए। सिधा ने भगवा से कहा कि लड़की के लिए बकरी का दूध लेकर आओ। गर्म दूध पीने के बाद नौरीन ने गार में चारों तरफ देखकर कहा, तुम लोग मुझे कहाँ ले आए हो? सिधा ने मोमबत्ती रोशन कर दी। उसकी कलाई से लिपटा हुआ सांप देखकर नौरीन सहम कर पीछे हट गई। बोली, ये सांप मुझे डस न ले। सिधा ने तहकहा लगाया और हिंदी में कहा, तुम हमारी मेहमान हो, तुम्हें ये सांप कुछ नहीं कहेगा। फिर मेरी तरफ मुतवज्जे होकर तमिल जबान में कहने लगी, रघु मेरे स्वामी, अगर तुमने इस लड़की से शादी की तो मैं आग जलाकर इसमें कूद जाऊंगी। इस अचानक बात पर मैं संभल कर बोला, सिधा तुम कैसी बातें कर रही हो? ये मेरी बहन है।
मोमबत्ती की रोशनी में सिद्धा के चेहरे पर इत्मीनान की झलक साफ देखी जा सकती थी। उसने अपना बाजू मेरे कांधे पर रखा और कहा, रघु तुम मेरे पति देव हो, मैं तुम्हारी सती सावित्री हूँ। तुमने मेरे दिल से बहुत बड़े शक को दूर कर दिया है। अब ये बताओ कि तुम रखेलपुर जाकर मेरे पास कब आओगे और इस लड़की को हमें कहाँ पहुँचाना होगा। मैंने सिद्धा से कहा, सबसे पहले तो मुझे इस लड़की को ये बताना है कि हम कौन हैं और इसे यहाँ क्यों लाए हैं और यहाँ से इसे कहाँ लेकर जाएंगे। सिद्धा ने अपनी राइफल को परे खिसकाया और बोली, हाँ मेरी जान बता दो। अब मैंने उर्दू जबान में नौरीन को बताया कि मैं कौन हूँ और किस मिशन पर वहाँ आया हूँ। सिद्धा का भी मैंने मुख्तसर तारुफ करवा दिया। नौरीन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे फरार के बाद वहाँ जो हालात पैदा होंगे उन्हें हम संभाल लेंगे। मैं सुबह सुबह रखेलपुर जाऊंगा जहाँ तुम्हारे डैडी को हिरासत में रखा हुआ है। मैं अब उन्हें निकालने की कोशिश करूंगा। तुम उस वक्त तक सिद्धा के पास रहोगी। सिद्धा बड़ी ग्रेट औरत है, ये तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखेगी। घबराना बिल्कुल नहीं। जब तुम्हारे डैडी भी तुमसे आन मिलेंगे तो फिर मैं तुम्हें इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करवा कर पाकिस्तान पहुंचा दूंगा। नौरीन का खौफ काफी हद तक दूर हो गया था। उसने मुझे बताया कि उनके साथ इंडियन इंटेलिजेंस वालों ने बहुत तशद्दुद किया है, लेकिन जिस फार्मूले की जुज़ियात वो हमसे मालूम करना चाहते थे मैंने और डैडी ने अभी तक नहीं बताए। हमने उन्हें यही कहा कि इस फार्मूले के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। वो अपने एटमी प्रोसेसिंग के फार्मूलों के बारे में हमसे जरूर मदद लेते रहे। अब वो हमें मजीद तशद्दुद और पुछगिछ के लिए राजस्थान के किसी खतरनाक तले में भेजने वाले थे। मैं नौरीन की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। इतने में मुझे खर्राटों की हल्की हल्की आवाज आई। मैंने देखा कि सिद्धा दीवार से टेक लगाए सो गई थी। उसका सांप बेटा उसकी कलाई से उतरकर दीवार की तरफ बढ़ रहा था। नौरीन बोली, ये औरत कोई डाकू है या सपेरन जिसके सांपों ने वो काम दिखाया जो फौज की पूरी कंपनी में ही कर सकती थी। एक सांप मेरे क्वार्टर की तरफ भी आ रहा था कि ये औरत किसी तरफ से निकल आई और इसने उस पर फायर करके उसे मार डाला। फिर ऊपर से फौजियों ने गोलियां चलाईं, मगर उन सांपों ने उन्हें डसकर उनका काम तमाम कर दिया। मैंने कहा, ये सिद्धा है, मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। कभी पाकिस्तान में मुलाकात हुई तो तुम्हें अपनी पूरी दास्तान सुनाऊंगा। ये दास्तान तिलिस्म होशरुबा से कम नहीं। नौरीन फिक्रमंद होकर बोली, मुझे अब डैडी की तरफ से परेशानी है। मेरे फरार के बाद उन पर बड़ी सख्ती की जाएगी। मैंने कहा, उन पर सख्ती करके भारतीय इंटेलिजेंस को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तुम्हारी तलाश में वो जमीन आसमान एक कर देंगे। बहरहाल अब तुम आराम करो, सुबह मैं तुम्हारे जागने से पहले जहाँ से निकल जाऊंगा। सिद्धा तुम्हारी बड़ी हिफाजत करेगी। मैं बहुत जल्द तुमसे आन मिलूंगा। तुम्हारे डैडी को मैं ये पैगाम पहुंचाने की जरूर कोशिश करूंगा कि तुम खैरियत से हो। और हाँ, सिद्धा बड़ी अच्छी औरत है। ये देखने में वहशी लगती है, दिल की बहुत अच्छी है। मैं सिद्धा से पहले ही उठ बैठा। मैं दरख्तों में एक जगह सोया था। सिद्धा और नौरीन गार में सोए थे। सिद्धा ने उठते ही डाकुओं को कूच का हुक्म दिया। डाकू चलने की तैयारियों में मसरूफ हो गए। मैं भी चलने को तैयार था। सिद्धा मेरे पास आई। वो नदी में या किसी तालाब में नहा कर आ रही थी। उसके स्याह बाल खुले थे और कान के ऊपर सुर्ख फूल लगा था। बाजू भी खुले थे और सांप बेटा कलाई से लिपटा था। वो मुझे बड़ी अदा से बाजू से पकड़कर एक तरफ ले गई और तमिल जबान में बोली, रघु अब मुझसे अलग न होना, जल्दी मेरे पास आ जाना। मैं आंखें बिछाए तुम्हारा इंतजार करूंगी। मेरा प्रोग्राम ये है कि मैं अपने ग्रोह को लेकर गिर के जंगल से बहुत दूर निकल जाऊंगी, क्योंकि पहले तो पुलिस मेरे पीछे थी, अब फौज भी मेरा ताकुब करेगी अगर उन्हें शक पड़ गया तो। बहरहाल तुम्हें अपना ठिकाना बता देती हूँ। गिर के जंगल के जुनूब में दरियाए घार तक बहता है। इस दरिया के पार 7 कोस के फासले पर अमरेली का चौका ढाबे शुरू होता है। ये 3 कोस लंबा वीरान इलाका है। आगे निरोला की चट्टानों की वादी है। इस वादी में दिन के वक्त भी डर के मारे कोई नहीं जाता, क्योंकि ये वादी जहरीले सांपों से अटी पड़ी है। उस वादी में पश्चिम की जानिब एक पहाड़ी है जिस पर बड़ी बड़ी चट्टानें सर उठाए खड़ी हैं। मेरा ठिकाना इस पहाड़ी के दामन में होगा। तुम जब उस पहाड़ी के दामन में पहुंचोगे तो मेरे आदमी खुद तुमको मिल जाएंगे। और हाँ, सांपों की वादी से मत घबराना, तुम्हें उस इलाके में कोई सांप नहीं काटेगा। मैंने सिद्धा को उसको दिया हुआ मन का दिखाया तो खुश होकर उसने मुझे अपने साथ लगा लिया। बोली, तुमने मेरी निशानी अभी तक अपने पास रखी है। फिर उसकी आंखें उदास होकर एक तरफ जम गईं। रघु, मुझे अपना पहला सांप बेटा बहुत याद आता है, जिसको इस दुनिया वालों ने पांव से कुचल डाला। उसके हलक से सिसकार की आवाज निकली और बोली, मैं अपने बेटे का इंतकाम मरते दम तक लेती रहूंगी। मैं सिद्धा से रुखसत होकर तेराई के जंगल में नदी की तरफ चलने लगा। ये नदी आगे चावड़ गांव के करीब से खम खाकर गुजरती थी। मैं चाहता था कि चावड़ गांव वालों की मदद से अपने कमांड पोस्ट पहुंचूं, ताकि कैप्टन सिंह और दूसरे फौजियों को शक न हो कि नौरीन के अगवा में मेरा भी हाथ हो सकता है। चावड़ गांव वहां से ज्यादा दूर नहीं था। मैं सूरज निकलते ही उस गांव में पहुंच गया। ये एक अच्छा खासा गांव था। मैं पूछता हुआ पटेल के घर पहुंच गया। उसे बताया कि मैं रखेलपुर की फौजी पोस्ट के कैप्टन
सिंह का अर्दली हूँ। जंगल में शिकार खेलने निकला था, रास्ता भूल गया। मुझे वहाँ पहुँचा दो तो तुम्हें इनाम दूंगा। पटेल खुद भी किसी फौजी अफसर को खुश करना चाहता था और मुझे जल्दी ही मालूम हो गया कि वहाँ से रखेलपुर वाली फौजी पोस्ट 10 किलोमीटर के फासले पर है। उसने मुझे रोटी और चाय दी, फिर एक घोड़े पर बिठाकर एक आदमी के साथ कर दिया। मैं 10 साढ़े 10 बजे अपनी कमांड पोस्ट पर पहुंच गया। कैप्टन सिंह अपने ऑफिस के बाहर टहल रहा था। उसके अंदाज में बेचैनी थी। ये बेचैनी क्यों थी मैं उसे बेहतर तौर पर समझ सकता था जब मैंने उसे सैल्यूट मारकर बताया कि मैं किस तरह 2 रोज तक जंगल में रास्ता भूल कर भटकता फिरता रहा हूँ और चावड़ के पटेल ने अपने आदमी को साथ किया तो यहाँ पहुंचा तो उसने मुझे धक्का देकर पीछे गिरा दिया। गुस्से में गर्जा, बकबक बंद करो, मैं पहले ही परेशान हूँ, दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसे मुझ पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। मैं हाथ बांध कर सलाम करता हुआ लंगर खाने की तरफ चला गया। पटेल का आदमी घोड़ी लेकर चला गया।